स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी ग्रामर का लेसन 9 पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक है क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, क्या होती है ना, ये आपको पता ही है। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले इनकी डेफिनेशन देखते हैं। चलिए, क्रिया जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। यानी कि किसी भी कार्य को करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। समझ गए ना, क्रिया क्या होती है ये भी आपको पता ही है ना। तो जिन शब्दों से किसी कार्य काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। फिर है धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। समझ गए कि जो अंश समान रूप से इसमें पाए जाते हैं या मिलते हैं उन्हें धातु कहते हैं। क्रिया के विभिन्न रूपों में जो अंश समान रूप से मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, धातु। समझ गए। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। फिर क्रिया के भेद कितने होते हैं, 2। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, है ना। अकर्मक और सकर्मक क्रिया ये 2 होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 39। क्रिया किसी काम का करना या होना ही क्रिया है। यानी कि बताया मैंने आपको, किसी काम का करना या होना ही क्रिया है। निम्नलिखित चित्रों को ध्यानपूर्वक देखकर समझिए। आपकी बुक में पिक्चर दिए हुए और उनके नीचे वाक्य भी बनाए हुए, तो इनको ध्यानपूर्वक देखो और समझो। मोर नाच रहा है। मोर नाच रहा है। लड़का खेल रहा है। बच्चा साइकिल चला रहा है। बारिश हो रही है ना। तो देखो, रेड कलर के यानी कि लाल कलर के शब्द लिखे हुए है ना। नाच रहा है, खेल रहा है, चला रहा है, हो रही है ना। तो उपयुक्त वाक्यों में अलग अलग कार्य हो रहे हैं, है ना। तो उपयुक्त वाक्य जो ऊपर दिए गए उनमें सब में अलग अलग कार्य हो रहे हैं। जैसे नाच रहा है, खेल रहा है, चला रहा है और हो रही है। शब्दों से काम के करने या होने का पता चल रहा है ना। तो इनसे ही पता चल रहा है कि कार्य हो रहा है या हो चुका है ना। तो शब्दों से काम के करने या होने का पता चल रहा है, ये क्या है, क्रिया है। परिभाषा मैंने आपको बताई है ना। तो जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। फिर आता है धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जो कि जैसे किसी क्रिया के विभिन्न रूपों में जो अंश समान रूप से मिलते हैं, किसी भी क्रिया में जो भी विभिन्न रूपों में जो अंश समान रूप से एक जैसे मिलते हैं उन्हें धातु और क्रिया की धातु कहते हैं। जैसे चल, हंस, पढ़ आदि, ये समान रूप से अगर मिल जाते हैं तो वह क्रिया धातु के अंतर्गत आते हैं, उन्हें क्रिया धातु कहते हैं। धातुओं में प्रत्यय जोड़ देने से क्रिया के रूप बनते हैं। अगर उनमें आप प्रत्यय जोड़ दोगे ना तो वह इस प्रकार से क्रिया का रूप बनता है। जैसे कूद प्लस ना तो कूदना, हंस प्लस ना हंसना आदि, है ना।
तो इनके पीछे प्रत्यय लगने पर ये इस प्रकार से शब्द बनते हैं, है ना। तो क्या कह रहा है कि धातुओं में प्रत्यय जोड़ देने से क्रिया के रूप बनते हैं, जैसे कूदना, हंसना, पढ़ना, है ना। तो प्रत्यय जोड़ देने से इनके शब्द इस प्रकार से बन जाते हैं। फिर आता है क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? दो। फर्स्ट है अकर्मक क्रिया और सेकंड है सकर्मक क्रिया, है ना। तो अकर्मक क्रिया, अकर्मक का अर्थ है बिना कर्म का। इसका अर्थ क्या होता है? बिना कर्म का। जहाँ कर्म न हो अथवा जिन क्रियाओं का कर्म की आवश्यकता न हो। ये कह रहा है कि जहाँ कर्म की आवश्यकता जहाँ कर्म न हो अथवा जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है वहाँ पर और क्रिया का फल सीधा कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। कि जहाँ कर्म न हो अथवा जिन क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं है और सीधा प्रभाव किस पे पड़ रहा है? कर्ता पर, तो वह अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। जैसे बालक सोता है, मोहन हंसता है, गाय चरती है ना। तो इसमें ये बताया है कि जहाँ कर्म न हो अथवा जिन क्रियाओं का कर्म की आवश्यकता नहीं होता, सीधा प्रभाव किस पे पड़ता है? कर्ता पर, वह अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। जैसे यहाँ सोने, हंसने और चलने का फल सीधा कर्ता पर पड़ रहा है ना। क्या कह रहा है? सोने, हंसने, चलने का किस पे पड़ रहा है? सीधा कर्ता पे। जैसे सोता तो बालक पर, हंसता मोहन पे, चलती गाय पे, है ना। तो सीधा किस पे प्रभाव पड़ रहा है? कर्ता पर। तो यह अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। इन वाक्यों में कोई कर्म नहीं है, अतः यह अकर्मक क्रियाएं है। फिर आता है सकर्मक क्रिया। जब वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी हो तो क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी हो तो वह सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। जैसे मोहित कमीज पहनता है। ब्रैकेट में देखो क्या पहनता है? कमीज। कर्म कमीज। सेकंड देखो गाय घास चरती है। ब्रैकेट में क्या चरती है? घास। कर्म क्या हुआ? घास। तो इसमें ये बताया है कि जब वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी हो तो क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के साथ क्या, किसको आदि प्रश्न करने पर कर्म का पता चल रहा है। यानी कि प्रश्न पूछने पर हमको पता चल रहा है तो कर्म का पता चल रहा है तो वह किसके अंतर्गत आएगा? सकर्मक क्रिया के अंतर्गत। इन वाक्यों में पहनता है और चरती है क्रिया के साथ क्रमशः कमीज और घास का प्रयोग कर्म के रूप में हुआ है। किसके रूप में हुआ है? कर्म के रूप में, है ना। इनका प्रयोग कर्म के रूप में हुआ है, अतः यह सकर्मक क्रिया है। ये दोनों किसके रूप में हुआ है प्रयोग? कर्म के रूप में। कौन सा? पहनता है और चरती है ना। तो ये सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। ऐसे वाक्यों में क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता होती है। अकर्मक में क्या होता है? सीधा प्रभाव किस पे पड़ता है? कर्ता पे, और कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। और इसमें कर्म की आवश्यकता होती है। समझ गए? अन्यथा कथन का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता है।
यानी कि वो कथन स्पष्ट नहीं हो पाता है। समझ गए? तो जिसमें ऐसे वाक्यों में क्रिया को कर्म की आवश्यकता होती है तभी उसका स्पष्ट वाक्य या वो समझ में आता है। समझ गए? सकर्मक क्रिया में यह बताया गया है। अगर आपको प्रश्न पूछने पर जवाब मिलता है तो वो सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। अन्यथा कथन का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता। समझ गए? फिर आता है सकर्मक क्रिया के रूप। सकर्मक क्रिया के भी दो रूप हैं। फर्स्ट है एकर्मक और दूसरा है द्विकर्मक, है ना। एक कर्मक में एक का बोध होता है, द्विकर्मक में दो कर्मों का बोध होता है। तो फर्स्ट है क्रिया, जिस क्रिया का केवल एक ही कर्म हो उसे एकर्मक क्रिया कहते हैं। जिसमें एक ही कर्म का बोध हो वह एक कर्मक क्रिया के अंतर्गत या उसमें प्रयुक्त होता है। जैसे विनय आम खाता है, मोनिका गीत गाती है, मैं पत्र पढ़ता हूँ आदि। मतलब एक ही कर्म हो रहा है तो वह एकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। सेकंड है द्विकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के दो कर्म हो, जिसमें दो कर्मों का बताया गया हो वह द्विकर्मक के अंतर्गत आता है। जैसे उमा ने विमला को थैला दिया। उमा ने किसको दिया? विमला को। तो दो कर्म है ना, तो ये किसके अंतर्गत आ रहे? द्विकर्मक, दो का बताया गया है ना। उसमें तो एक का ही बताया तो वो एक कर्मक के अंतर्गत, इसमें दो का बताया है, दो द्विकर्मक के अंतर्गत आता है। फिर है उमा ने विमला को थैला दिया, कर्म विमला और थैला। समझ गए? रोहित ने अशोक को पुस्तक दी, कर्म अशोक पुस्तक। फिर है सहायक क्रिया। वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करने के वाली क्रिया सहायक क्रिया कहते हैं। यानी कि वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। वाक्य में जो उसकी सहायता करेगा, जहाँ लग जाएगा, वो सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे है, हूँ, था, थी, थे आदि। समझ गए ना? ये सहायक क्रिया के रूप में लगेगी तो ये सहायक क्रिया कहलाती है। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। मैं सिनेमा जाता हूँ। मुख्य क्रिया जाना, सहायक क्रिया हूँ। समझ गए ना? फिर है तुम मधुर स्वर में गाते हो। मुख्य क्रिया क्या होगी? गाना, सहायक क्रिया हो। समझ रहे हो ना? तो वाक्य में सहायक क्रिया जहाँ लगती है या वह स्पष्ट रूप से वाक्य को स्पष्ट करती है या जहाँ लगकर वाक्य को स्पष्ट बनाती है वह सहायक क्रिया कहलाती है। समझ गए ना? वह दौड़ रहा है। मुख्य क्रिया दौड़ना, सहायक क्रिया था। यानी कि वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली क्रिया है ना, उसकी मदद कर रही है, कहाँ पे उसको लगना है या लगकर वाक्य को स्पष्ट बना रही है, वह सहायक क्रिया है। क्रिया के कुछ अन्य भेद: संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, है ना। तो ये तीन अन्य और भेद बताए हैं। तो फर्स्ट है संयुक्त क्रिया। जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक धातु आपको बताया पहले कि मूल रूप
जो क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे राधा खेलने लगी, बच्चा हंसने लगा, है ना। तो ये क्या हुई? संयुक्त क्रिया, समान रूप से उनमें लगे, यानी दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बन रही है। फिर आता है नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम व विशेषण आदि शब्दों से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। मतलब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों से बनने वाली क्रिया नाम धातु क्रिया होती है। जैसे हाथ, हथियाना, लज्जा, लजाना, ठोकर, ठुकराना आदि। समझ गए ना। फिर है प्रेरणार्थक क्रिया। जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को प्रेरित करके कार्य करवाता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहता है। मतलब स्वयं क्रिया न करके दूसरे से कार्य करवा रहा है, उसको प्रेरित कर रहा है, और प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आता है। जैसे नचवाया, लिखवाया, पढ़वाया, बुलवाया आदि। प्रेरणार्थक क्रियाओं में दो कर्ता होते हैं। इसमें दो कर्ता होते हैं, एक स्वयं और एक उसको करवा रहा है, उसको प्रेरित कर रहा है, प्रेरित करने वाला और जो प्रेरित हो रहा है ना। जैसे विनीत ने रोहित से पत्र लिखवाया। विनीत ने किससे पत्र लिखवाया? रोहित से, है ना। आशुतोष ने दिनेश से पुस्तक पढ़वाई। दो हो रहे ना, एक दूसरे को प्रेरित कर रहा है, पहला वाला दूसरे को, यानी कि प्रेरित करने वाला, प्रेरणार्थक। समझ गए ना। फिर है क्रिया के विकार। क्रिया एक विकारी शब्द है। क्रिया एक विकारी शब्द है, अतः कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार उसके स्वरूप में परिवर्तन होता रहता है। कह रहा है कि क्रिया एक विकारी है और अतः इसमें कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार उसके रूप में परिवर्तन होता रहता है। जैसे लिंग, वचन और पुरुष। लिंग में देखो गौरव हंसता है, वचन में वह खेलता है, पुरुष में मैं बाजार जा रहा था। समझ गए। फिर आता है विशाखा हंसती है, वे खेलते हैं, हम बाजार जा रहे थे। तो इसमें क्या होता है कि कर्ता, लिंग, वचन, पुरुष इनके अनुसार उनके रूप में परिवर्तन होता है। समझ गए। तो क्रिया क्या है, ये कितने प्रकार की होती है, इनकी कितने रूप है, इनके भेद, सहायक क्रिया वगैरह सब आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो। धन्यवाद।